बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डायलिसिस का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है आईवी। ठीक है। यानी कि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसको हम किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए हमें कौन सी एहतियाती तदबीर को मद्देनजर रखना चाहिए। तो सबसे पहले आईवी इंजेक्शन नाम से शो है कि जो हम वेन्स के अंदर लगाते हैं। इसका जिसको जी के अंदरूनी रग जिसको उर्दू में बोलते हैं, इसका तरीका क्या है प्रोसीजर में। सबसे पहले तो हमने अपनी वेन्स को का इंतखाब करना, उसको सिलेक्ट करना है कि मुनासिब ये कि हाथ की वेन है या हमारे बाजू की वेन है या हमारी लेग की वेन है, कि हमने कहाँ पे लगाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, एसेप्टिक का मतलब होता है कि जरासीम से बिल्कुल पाक माहौल, जहाँ पे कोई भी जरासीम ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्क्योर कैथेटर। ठीक है, स्क्योर कैथेटर मीन के रग में जो हम जो कैथेटर को यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल महफूज हो, वो हरकत ना कर सके, अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो। उसके बाद इन्फ्यूजन मीन कि आपने किस रेट से लगाना है। दवाई को कंट्रोल इन्फ्यूजन डिवाइस के जरिए ऐसा ऐसा लगाना चाहिए। एहतियाती तदबीर किन चीजों का हमने ख्याल रखना है। इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसीलिए अगर हम इंजेक्शन क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है और हम डायरेक्ट अपनी वेन्स के अंदर उसको लगा रहे हैं, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें सख्त एसेप्टिक टेक्निक को अपनाना चाहिए। उसके बाद है एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन मीन के टिश्यू के नुकसान की अलामती निगरानी करना चाहिए ताकि टिश्यूज से जो है ना ब्लीडिंग वगैरह ना हो। उसके बाद हमारे पास है फ्लिपाइटिस। फ्लिपाइटिस मीन रग की सोजे से बचने के लिए आईवी को साइड्स को बाकायदगी से चेंज करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप मुसलसल हाथ के ऊपर जो वेन है वहां पे लगा रहे हैं तो वहां पे फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सोजिश हो सकती है, तो आप चेंज करके लगाना है। उसके बाद है कंपेटिबिलिटी, मुताबिकत, ये कि जो दवा आप लगा रहे हैं आपने देखना है कि वो ठीक है या नहीं। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास है इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन। नाम से शो इसको मसल्स टिश्यू में डायरेक्टली तौर पर लगाते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये पट्टे में, ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते हैं। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो वही सेम है कि हमने साइड का इंतखाब करना है कि हम कौन सा पट्टा है। ये कि आमतौर पर डेल्टाइड कहते हैं, जो बाजू के ये मसल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्टेस लेटेरियस, ये जो हमारे लेग्स के थाई के मसल्स होते हैं, या वेंट्रोगुलोथेल, या हमारी ये जो नीचे, ठीक है, हमारी ये थाई का थाई की जो पीछे वाली साइड होती है या आगे वाली साइड होती है, इनके मतलब कौन सा मसल हमने लगाना है, स्लैब कौन से मसल में हमने इंजेक्ट करना है, तो हमने साइड को सिलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने सोई को दाखिल कहाँ करना है। यानी कि जब हम मसल में इंजेक्शन लगाते हैं तो एक खास डायरेक्शन होती है, एक एंगल होता है जिसके ऊपर हमने नीडल को इंजर्ट करना होता है। जैसे कि 90 के एंगल के ऊपर बिल्कुल सीधा, ठीक है, 90 के जाविये से हमने सोई को स्किन के अंदर इंजेक्ट करना है। उसके बाद है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब होता है कि खून की वापसी के लिए प्लंजर को हल्का सा वापस खींचे। यानी कि जब हम वेन्स में लगाते हैं ना तो वो डायरेक्ट जो होती है वेन में जाता है, तो लेकिन जब मसल्स में लगाते हैं तो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आपकी वेन्स में ना हो इंजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्शन को हमने फिर लगाना कैसे है कि दवाई को ऐसा ऐसा और मुस्तकिल जो होते हैं रफ्तार से हमने उसको लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एहतियाती तदबीर हमने कौन सी करनी है। सबसे पहले ये देखना है कि असाब की चोट, बड़े असाब के करीब इंजेक्शन से गुरेज करें। यानी कि अंदर हमारी बॉडी के किसी जो ये अंदर किसी ऑर्गन्स में, असाब में नर्व बेसिकली कहते हैं कि नर्व्स के अंदर ना चला जाए बल्कि जस्ट वो टिश्यू तक महदूद रहे। उसके बाद है एस्पिरेशन। इंजेक्शन से पहले खून की वापसी की तस्दीक करें कि खून अंदर वापस चला गया है। उसके बाद है इंजेक्शन साइट को तब्दील करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद खुराक की हदूद का ख्याल रखना चाहिए कि कितना हमने मतलब डोज कितनी लगानी है इंजेक्शन की हमारे अपने मसल्स के अंदर, इस चीज का हमने ख्याल रखना है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है सबकोटेनियस, जिसको हम एससी यानी कि स्किन में इंजेक्शन से लगाते हैं, सबकोटेनियस इंजेक्शन। सबकुटेनियस इंजेक्शन मीन इनटू द सबकुटेनियस टिश्यू। इसमें सबसे पहले वही बात है कि हमने साइट को सिलेक्ट करना है।
ठीक है। और सबक्यूटेनियस दवाई को झिल्ली जिल्द यानी कि जो ऊपर वाली जिल्द होती है। तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने साइड सेलेक्ट करनी है, आमतौर पर पेट, ठीक है, या जो थाई होती है या ऊपर वाला बाजू, वहां पे हम इसको देखते हैं। उसके बाद स्किन को पंच करना, जिल्द को इस तरह से हमने पंच करना है कि ताकि टिश्यू जो होते हैं वो फोल्ड हो जाए। तो अब हमने जो नीडल या जो सुई को हमने अंदर दाखिल करना है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के अंदर, तो हमने 90 के सॉरी 45 के एंगल के ऊपर, ठीक है, हमने उसको लगाना है। जो हमने भी कहा था कि जो मसल्स में हम 90 के एंगल के ऊपर लगाते हैं, जबकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को हमने 45 के एंगल्स के ऊपर उसको इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन ऐसे ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। जिल्द को हमने थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है। और जिन चीजों को हमने एहतियाती तदबीर को फॉलो करना है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी है कि सबसे पहले इंजेक्शन की गहराई हमने देखना है कि कितना तक अंदर जा रहा है, कि अंदर ड्रग की अब्जॉर्प्शन कितना हो सकती है। फिर हमने साइड को चेंज करके लगाना है, ठीक है। हमने दवाई की डोज का ख्याल रखना है कि कितना हमने लगानी है। और इंसुलिन इंजेक्शन जो होती है उसके लिए भी साइड को चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास चौथा तरीका है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल मीन अंदर, ठीक है, स्किन के अंदर हमने इसको लगाना। इसके लिए जो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है, हमने आमतौर पर हमने साइड पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऊपर बाजू पे लगाना है या नीचे वाले बाजू पे या लेग के ऊपर। हमने किस तरह से स्किन को हमने चेक करना है कि टाइट करके स्किन को लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने छोटा उभरा हुआ हमने ऊपर देखना है निशान वगैरह, इनके बील फॉर्मेशन हमने बनानी है। और इंजेक्शन में हमने देखना है कि वो मसल्स में ना चला जाए। और कितना हमने स्मॉल डोज के लिए आमतौर पर हम ये वाली साइड इंजेक्ट करते हैं, एलर्जी या टीबी इंजेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो पेशेंट का कंफर्ट देखा जाता है कि हम उसको पेशेंट इजी है इस तरह से इंजेक्शन लगाने में, तो ये चीजें हम इसमें देखते हैं। कॉमन प्रिकॉशन फॉर ऑल द इंजेक्शन। अब ये तो हमने अलग अलग 4 तरीके पढ़े थे, लेकिन कुछ कॉमन एहतियाती तदबीर होती हैं जो तमाम इंजेक्शन से पहले हमें उनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले नंबर पे है एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक अभी मैंने बताया था कि जरासीम से पाक माहौल इंजेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। नीडल की सेफ्टी, हमने न्यू नीडल, सेफ स्टेरॉइड नीडल यूज करनी है। पेशेंट एजुकेशन, जो थर्ड पॉइंट है, पेशेंट को हमने एजुकेट करना है, पर्पस बताना है, हम उसको पोटेंशियल साइड इफेक्ट भी बताने हैं कि कैसे उसको हो सकते हैं। मॉनिटरिंग फॉर एडवर्स रिएक्शन, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट उसी टाइम ऑन द स्पॉट हो भी जाता है तो हम उसको कैसे मॉनिटर करना है। डोज कैलकुलेट करके हमने लगानी है कि किस मेथड से कितना डोज हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इक्विपमेंट स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मीन स्टीराइल, जरासीम से 100% साफ इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स को हमने यूज करना है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी के लिए हमने पहले ही पेशेंट को तैयार करके रखना है, ठीक है। ये इंट्राडर्मल जो भी मैंने बताया था, और ये कुछ कॉमन पेशेंट सेफ्टी जो भी हमने डिस्कस की है, ठीक है, ये उर्दू में लिखी भी हुई है। उसके बाद कंक्लूजन इस सब का ये निकलता है कि चाहे हम इंजेक्शन किसी भी तरीके से लगा रहे हैं, इसमें हमने जो चीजें ख्याल रखना है, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। डोज का जो होती है पहले से हमने उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्शन ड्रग प्रिपरेशन। जब हम कोई इंजेक्शन को तैयार करते हैं तो हमने किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले वही चीज है एसेप्टिक टेक्निक, के हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, जरासीम से पाक होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सिरिंज, जो भी आलात हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे साफ होने चाहिए। उसके बाद एक्यूरेट डोज कैलकुलेशन, हमने अच्छे से डोज को कैलकुलेट करना है। और डोज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बकायदा इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे हमने डोज को कैलकुलेट करना है। और एक दफा डोज कैलकुलेट करने के बाद बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमने उसको दूसरी दफा दोबारा से चेक करना होता है। उसके बाद है हमने मेडिकेशन की कंपेटिबिलिटी, यानी कि उनकी मुताबिकत को चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिरिंज हम आईवी लगा रहे हैं या आईएम लगा रहे हैं, कौन सी सिरिंज के लिए हम कितनी मेडिसिन के लिए कौन सी सिरिंज यूज कर रहे हैं। मीन कि अगर हम 5 mg डोज लगा रहे हैं तो हमने जो सिरिंज ली है वो कितना सीसी की सिरिंज है, ये चीजें हमने देखनी होती। और उसके बाद हमने फार्मासिस्ट से या वहां पे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे हमने पहले मशवरा करना बहुत जरूरी होता है, उनसे हमने पूछना है कि किस तरीके से लगाना है, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग, तमाम चीजों को अच्छे से लेबल करके रखना चाहिए ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। ये मेथड्स थे, एक्यूरेट डोज, मेडिकेशन कंपेटिबिलिटी, लेबलिंग, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्शन स्पेसिफिक प्रिपरेशन टेक्निक, यानी कि हर एक खास किस्म के इंजेक्शन के लिए हमने कौन कौन सी कुछ प्रिकॉशंस को हमने फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले अगर हम आईवी इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऊपर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने कंट्रोल्ड एक खास डोज को एडमिनिस्टर करना है। और हमने कंफर्म कर लेना है, पहले सबसे पहले जो होती है आईवी की लाइन खुली हालत की तस्दीक करना बहुत जरूरी है। आईएम में अगर हम लगा रहे हैं तो हमने जो कुछ एडिशनल चीजों को कंसीडर करना है। अगर हम मसल्स में या पट्टे में इंजेक्शन लगा रहे हैं कि इंजेक्शन की सही से एक्सपायरेशन को यकीन करना बहुत जरूरी है। डिस्कम्फर्ट पेशेंट को ना हो, हमने मेडिकेशन को स्लोली तौर पर एडमिनिस्टर करना है। अगर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हमने इजाफी इकदाम में तो स्किन को अच्छे से पहले चेक करना है, ठीक है। और तकलीफ से बचने के लिए हमने दवाई को आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्टर करना। अगर हम आईडी यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसके लिए भी हमने खास तौर पर स्किन को चेक कर लेना है कि अंदर के लेयर तक इंजेक्शन जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद कुछ हिफाजती इकदाम होते हैं वो सबसे पहले कि नीडल की सेफ्टी के सही तरीके से लगाना चाहिए, सही एंगल से लगाना चाहिए। नीडल स्टीराइल होनी चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद हमने उनको डिस्पोजल कंटेनर के अंदर जो होती हैं उनको वहां पे यानी कि आप कह दो कि उसको हमने डिस्पोज करना है, उसको आपने वहां पे फेंक देना है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपने दवाई देने से पहले मरीज की शिनाख्त करनी चाहिए और शनाख्ती अनासरीन के नाम पैदाइश वगैरह हमने इसको देखना है। इमरजेंसी प्रिपरेशन हमने पहले से तैयारी करके रखनी है, ठीक है। जो भी होते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सेफ्टी मेयर में वही नीडल की सेफ्टी, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन, इमरजेंसी प्रिपरेशंस, डॉक्यूमेंटेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने जो भी काम किया है आपने एट द एंड उसकी डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर बनाना है, ताकि कल को कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है तो उससे आप लोग उसको वेरीफाई कर सके। अच्छा, उसके बाद है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। कुछ माहौलियाती पहलू होते हैं उनको भी हमने ख्याल रखना होता है कि वर्क प्लेस किस तरह से है। क्लीन वर्क प्लेस होनी चाहिए, वाइल्ड लाइट वहां पे रोशनी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। मुनासिब सफाई का ख्याल होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, मुनासिब हवा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्टोरेज कंडीशन अकॉर्डिंग टू मेडिसिन होनी चाहिए कि हम जहाँ पे लगा रहे हैं कि वहां पे रेफ्रिजरेटर में रखना है या रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने किसी चीज को रखना है, इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आईवी लाइन अगर हम लगा रहे हैं तो आईवी लाइन क्या है। इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग एंड आईवी लाइन या इंट्रावेनस। इंट्रावेनस लाइन का मतलब है कि एक अहम तिब्बी तरीकाकार है जिसमें कैथेटर को रग में दाखिल किया जाता है, इनके वेन्स के अंदर, ताकि जो भी हमारी फ्लूइड्स है जो हम लगा रहे हैं या जो दवाएं हैं या जो भी ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली तौर पर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सके। ये तरीका कार खून की गर्दिश के निजाम तक फौरी और कंट्रोल शुदा रसाई फ्राहम करता है, ये कि अच्छे कंट्रोल वे में डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो ये ड्रग जाता है और मुख्तलिफ तिब्बी हालात में कई फवायद भी पेश करता है। काजेस क्या है, किस वजह से हमने जब फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना होता है तब हमने जो है ना उनको उन पेशेंट के लिए खासतौर पर हम आईवी सेलेक्ट करते हैं जो कि होश होते हैं, जिनको हम किसी और रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते, और फौरी तौर पर हमने उनको चीज इंजेक्ट करनी होती है। मेडिकेशन डिलीवरी, जिनको हमने कंट्रोल इमीडिएट इफेक्ट हमें चाहिए होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम ये वाला सिस्टम यूज करते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जैसे कि पेशेंट बेहोश है लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो फिर हम उसको टीपीएन बैग के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या है आईवी लाइन के। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, फौरी तौर पर विद इन फ्यू सेकंड पेशेंट को इफेक्ट मिलता है और पेशेंट फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करता है। प्रिसाइज डोज कैलकुलेशन, हमने एक्यूरेट डोज को एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद कंटिन्यूअस जो होती है एक्सेस, हमने कंटिन्यूअस रूट्स, ठीक है, डोज को रिपीट करना है। इमरजेंसी मेडिकेशन हमने पेशेंट को देते हैं, जैसे कि बीपी की मेडिसिन होती हैं, पेशेंट बेहोश हो गया, बीपी शूट कर गया है तो हम फौरी तौर पर आईवी को सिलेक्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए भी ये तरीका इस्तेमाल किया जाए। इसके फायदे क्या होते हैं कि एक तो रैपिड ऑनसेट होता है, खास डोज जाती है, कंटिन्यूअस एक्सेस होती है, इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए देते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए देते हैं। आमतौर पर कौन सी वेन्स होती हैं जिनमें हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास है सेलेक्ट वेन। ये बाजू के, ठीक है, ऊपर की जानिब ये वेन होती है। उसके बाद हमारे पास है बेसेलिक वेन, ये बाजू के अंदर की जानिब वाली लाइन है। उसके बाद मीडियन क्यूबैटल वेन, ये जो यहाँ पे हमारी एल्बो होती है, ठीक है, ये उससे ऊपर वाली वेन होती है। और ये जो सिफेलिक और बेसेलिक, इसमें ये फर्क है कि जो वेन हमारे बाजू के बहर की जानिब होती है, ठीक है,
वो सेलेक्ट होती है, और जो बाजू के अंदर की जानिब होती है वो हमारे पास डिसेलेक्ट होती है। अच्छा, एंगल उसके बाद, ठीक है, हमने किस तरह से लगाने हैं, सेंट्रल वेन्स भी होती हैं, एंगल्स वगैरह हैं। आमतौर पर जो हम आईवी के लिए जो पेरिफेरल एंगल्स होता है अमूमन 10 से 30 डिग्री का होता है, ठीक है, और ये आमतौर पर बाजू या हाथ की जो रग होती है। और जो सेंट्रल वेन्स के लिए एंगल 30 से 45 का होता है, और आमतौर पर ये बड़ी वेन्स जैसे कि हमारी ये वाली होती है, बाजू में ये वेन्स होती हैं। प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट की असेसमेंट करनी जरूरी है, उसकी हिस्ट्री वगैरह लेनी है। कैथेटर का इक्विपमेंट्स को देखना, इक्विपमेंट को गैदर करना जरूरी है, ठीक है, साइट को सिलेक्ट करना है, स्किन को प्रिपेयर करना है, वेन को हमने पहले देखना है कि एक्सेस है भी कि नहीं है, और लाइन को हमने सिक्योर करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद मेडिकेशन की फ्लो को भी देखना है। ठीक है, ये एंगल्स वही चीजें अब यहाँ पे ये क्लियर नजर आ रही हैं आपको। आईवी लाइन लगाने के लिए कौन सी एंगल्स हमने सिलेक्ट करने होते हैं, फिर उसका प्रोसीजर ये भी मैंने आपको बता दिए हैं पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जब हम इंजेक्ट करते हैं, खासतौर पर आईवी में इंजेक्शंस, और फिर कौन सी हमने प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। इन्फेक्शन हो सकता है साइड के ऊपर, ठीक है, अगर हम एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे तो इंजेक्शन हो सकता है, इसलिए हमने एसेप्टिक टेक्निक के साथ सख्ती के साथ हमें उसको फॉलो करना है, ताकि जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। इनफिल्ट्रेशन मीन के आईवी साइट पर कोई भी स्वेलिंग हो सकती है, या इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, तो उसको हमने चेक करना है। उसके बाद हमारे पास फ्लेबेटिस, साइट को घुमाना जिल्द को सोने से बचने के लिए, सोजिश को रोकने का एक तरीका होता है। थ्रोम्बोसिस, मुनासिब रगें इस्तेमाल करें ताकि खून के लोथड़े की अलामत की निगरानी हो सके। ये हमारे पास मेथड्स थे इंजेक्शन लगाने के। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।